मधुबनी भारत के बिहार प्रांत में दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत एक जिला है। दरभंगा एवं मधुबनी को मिथिला संस्कृति का द्विध्रुव माना जाता है। मैथिली यहाँ की प्रमुख भाषा है। विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग एवं मखाना के पैदावार की वजह से मधुबनी को विश्व भर में जाना जाता है। इस जिला का गठन 1972 में दरभंगा जिले के विभाजन के उपरांत हुआ था। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया। वर्तमान में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी व मिथिला पेंटिंग के सम्मान को और बढ़ाए जाने को लेकर तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग कलाकारियों से सरोकार किया। उनकी ये पहल निःशुल्क अर्थात श्रमदान के रूप में की गई थी। श्रमदान स्वरूप दिए गए इस अद्भुत कलाकृतियों को विदेशी पर्यटकों व सेनानियों द्वारा खूब पसंद किया गया। उत्तर बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है मधुरौट शाखा के मधुवंशी यादव क्षत्रिय का नजरगंज राजघराना, जिसका पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में एक अलग रुतबा था। इस यदुवंशीय इतिहास मथुरा से शुरू होने के कारण ही मधुरौट वंश कहलाया। महाराज मधु के नाम से यह मधुवंश या माधवी वंश भी कहलाते थे। द्वारकाधीश के पूर्वज एवं महाराज यदु के पीढ़ी में जन्मे महाराज मधु बहुत ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने ही मथुरा शहर की स्थापना की थी तथा उनके प्रताप के कारण ही द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र को माधव भी कहा जाता है। कालांतर में यादव राजस्थान तथा मथुरा से विस्थापित होते हुए बिहार में प्रवेश किया। उन्होंने पूर्वज महाराज मधु के नाम पर मधुबनी तथा मधेपुरे जैसे इलाके आबाद करते हुए पूर्णिया के नजरगंज राजघराना का स्थापना कर वहीं बस गए। मधुबनी जिले की प्राचीनतम ज्ञात निवासियों में किरात, भार, थारू जैसी जनजातियां शामिल हैं। वैदिक स्रोतों के मुताबिक आर्यों की विदेह शाखा ने अग्नि के संरक्षण में सरस्वती तट के पूर्व में सदानीरा की ओर कूच किया। सदानीरा मतलब यहाँ पे मतलब है गंडक नदी। इस क्षेत्र में विदेह राज की स्थापना की। विदेह के राजा मिधि के नाम पर यह प्रदेश मिथिला कहलाने लगा। रामायण काल में मिथिला के राजा शिरध्वज जनक की पुत्री सीता का नाम मधुबनी की सीमा पर स्थित सीतामढ़ी में हुआ था। विदेह की राजधानी जनकपुर, जो कि आधुनिक नेपाल में पड़ता है, मधुबनी की उत्तर पश्चिमी सीमा के पास है। बेनीपट्टी के पास स्थित फुलहर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ फूलों का बाग था, जहाँ से सीता फूल लेकर गिरजा देवी मंदिर में पूजा किया करती थी। पंडौल के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ दिन बिताए थे। विदेह राज का अंत होने पर यह प्रदेश वैशाली गणराज्य का अंग बना। इसके पश्चात यह मगध के मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त शासकों के महान साम्राज्य का हिस्सा रहा। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के समय मिथिला एवं त्रिहुट क्षेत्रों में बंटवारा हो गया। उत्तरी भाग, जिसके अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर का उत्तरी हिस्सा आता था, ओयनबार राजा कामेश्वर सिंह के अधीन रहा। ओयनबार राजा ने मधुबनी के निकट सुगौना को अपनी पहली राजधानी बनाई। इस तरह से वहां मधुबनी का पूरा नामकरण हुआ। अब हम मधुबनी की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। मधुबनी के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में दरभंगा, पूर्व में सुपौल तथा पश्चिम में सीतामढ़ी जिला है। कुल क्षेत्रफल इसका 1401 किलोमीटर है, जो भूकंप क्षेत्र 5 में पड़ता है। नदियों का यहाँ जाल बिछा हुआ है, जो बरसात के दिनों में हर साल लोगों के तबाही का कारण बनता है। मधुबनी में कमला, करे बलान, भूतनी बलान, गेहुआ, सुपेन, त्रिशला, जीवछ, कोसी और अधवारा समूह जैसी नदियां बहती हैं। अधिकांश नदियां बरसात के दिनों में उग्र रूप धारण कर लेती हैं। कोसी नदी जिले की पूर्वी सीमा तथा अधवारा या छोटी बागमती पश्चिमी सीमा बनाती है। यहाँ के अगर प्रशासनिक विभाजन की बात करें, यह जिला 5 अनुमंडल, 21 प्रखंड, 399 पंचायत तथा 1111 गाँव में बटा हुआ है। विधि व्यवस्था संचालन के लिए 18 थाने एवं 2 जेल हैं। पूर्ण एवं आंशिक रूप से मधुबनी जिला 2 संसदीय क्षेत्र एवं 11 विधानसभा क्षेत्र में विभाजित है। अनुमंडल यहाँ की मधुबनी, बेनीपट्टी, झंझारपुर, जयनगर और फूलपरास है। प्रखंड की बात करें तो मधुबनी सदर,
पंडौल, बिस्फी, जयनगर, लहदिनिया, लोकहा, झंझारपुर, बेनीपट्टी, बासोपट्टी, राजनगर, मधेपुर, अधराठारी, बाबुआरही, खुटौना, खुजौली आदि यहाँ की प्रमुख प्रखंड हैं। अगर कृषि एवं उद्योग की बात करें, मूलतः एक मधुबनी जो है कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की प्रमुख फसलें धान, गेहूं, मक्का, मखाना आदि है। भारत में मखाना की कुल उत्पादन का 80% मधुबनी में होता है। आधारभूत संरचना का अभाव एवं निम्न शहरीकरण उद्योगों के विकास में बाधा है। अभी मधुबनी पेंटिंग की 76 पंजीकृत इकाइयां, फर्नीचर उद्योग की 13 पंजीकृत इकाइयां, 3 स्टील उद्योग, 3 प्रिंटिंग प्रेस, 3 चूड़ा मिल, 1 चावल मिल और 3000 के आसपास लघु उद्योग इकाइयां जिले में कार्यरत हैं। पशुपालन एवं डेयरी को आधार बनाकर इन पर आधारित उद्योग लगाया जा रहा है। मछली, मखाना, आम, लीची तथा गन्ना जैसे कृषि उत्पादन के अलावा मधुबनी से पीतल की बर्तन एवं हैंडलूम कपड़ों की राज्य में तथा बाहर निर्यात किया जाता है। अगर हम मधुबनी की शैक्षणिक संस्थान की बात करें, शिक्षा के प्रसार के मामले में मधुबनी एक पिछड़ा जिला है। साक्षरता मात्र 58.62% है, जिसमें स्त्रियों की साक्षरता दर महज 26.54% है। आधारभूत संरचना के अभाव को शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ेपन का मुख्य कारण माना जाता है। जिले में शिक्षण संस्थानों की कुल संख्या इस प्रकार है। अगर प्राथमिक विद्यालय यहाँ 901 है, मध्य विद्यालय 382 है, माध्यमिक विद्यालय 119 और डिग्री कॉलेज 27 है। स्थिति में सुधार हेतु बिहार शिक्षा परियोजना के अधीन अभी 98 प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं तथा 83 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्कीर्णित किया जा रहा है। मधुबनी जिले के तमाम कॉलेज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से संबंधित है, जबकि आबादी को देखते हुए जिले में एक विश्वविद्यालय की सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ मेडिकल कॉलेज एवं अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। मधुबनी के लोग पढ़ाई लिखाई में काफ़ी जहीन माने जाते हैं और उन्होंने राज्य और देश के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कम साक्षरता के बावजूद यहाँ के लोग बड़ी संख्या में IAS, IPS एवं अन्य सेवाओं को चुनकर जाते रहे हैं, लेकिन पढ़ वही पाते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और जुनूनी हैं, साथ ही जिनका जागरूक सामाजिक परिवेश है। मधुबनी में वैसे तो एक नवोदय विद्यालय है, लेकिन उनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मधुबनी में कम से कम 5 डिग्री कॉलेज, 1 मेडिकल कॉलेज और 5 इंजीनियरिंग कॉलेज की सख्त आवश्यकता है। यहाँ से बच्चे जमीन बेचकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य सूबे में डिग्री पाने जाते हैं, जिसकी गुणवत्ता भी संदिग्ध होती है। साथ ही राज्य का राजस्व भी दूसरे राज्य में चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिले में इतने कद्दावर नेताओं के संसद और विधानसभा पहुंचने के बाद भी जनता को ठगने का सिलसिला जारी है। शिक्षा अभी तक राजनीतिक एजेंडे पर नहीं आ पाई है। शायद देश के अन्य हिस्से का भी कमोबेश यही हाल है। मधुबनी मिथिला संस्कृति का एक अंग एवं केंद्र बिंदु रहा है। राजा जनक और सीता का वास स्थल होने से हिंदुओं के लिए यह क्षेत्र अति पवित्र एवं महत्वपूर्ण है। मिथिला पेंटिंग के अलावा मैथिली और संस्कृत के विद्वानों ने इसे दुनिया भर में खास पहचान दी है। प्रसिद्ध लोक कलाओं में सुजनी, सिक्की मोनी तथा लकड़ियों पर नक्काशी का काम शामिल है। सामा चकेवा एवं झिझिया मधुबनी का लोक नृत्य है। मैथिली, हिंदी, उर्दू यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यह जिला महाकवि कालिदास, मैथिली कवि विद्यापति तथा वाचस्पति जैसे विद्वानों की जन्मभूमि रही है। पर्व त्योहारों या विशेष उत्सव पर यहाँ घर में पूजा गृह एवं भित्ति चित्र का प्रचलन पुराना है। कई शताब्दी के आसपास आधुनिक मधुबनी कला शैली का विकास माना जाता है। मधुबनी शैल मुख्य रूप से जिदवारपुर, ब्राह्मण बहुल तथा रतनी काश्यप बहुल गांव में सर्वप्रथम एक व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ था। यहाँ विकसित हुए पेंटिंग को इस जगह से नाम पर ही मधुबनी शैली का पेंटिंग कहा जाता है। इस पेंटिंग में पौधों को पत्तियां, फलों और रंगों से रंग निकालकर कपड़े या कागज के कैनवस पर भरा जाता था। इस तरह से ये मधुबनी जो है वो पूरी तरह मिथिला पेंटिंग के नाम से पूरी भारत में जाना जाता है। यहाँ विकसित हुए पेंटिंग को इस जगह नाम पर ही मधुबनी शैली का पेंटिंग कहा जाता है। इस पेंटिंग में पौधों की पत्तियां, फलों एवं फूलों से रस निकालकर कपड़े या कागज के कैनवस पर भरा जाता है। इन लोक कलाकारों के द्वारा तैयार किया गया कोहबर, शिव पार्वती विवाह, राम जानकी स्वयंवर, कृष्ण लीला जैसे विषयों पर बनाई गई पेंटिंग में मिथिला संस्कृति की पहचान छिपी हुई है। पर पर्यटकों के लिए यहाँ की कला और संस्कृति, खासकर पेंटिंग, कौतूहल का
मुख्य विषय रहता है। इस कलाकार ने यहाँ की महिला कलाकारों को अपनी पेंटिंग कागज पर उतारने के लिए प्रेरित किया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। अगर यहाँ की चित्रकला की बात करें, मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख चित्रकला है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई। अगर हम यहाँ पे पर्यटन स्थल की बात करें तो ये राजनगर, सौराठ, कपिलेश्वर स्थान, बाबा मुक्तेश्वर स्थान, बलिराजगढ़, उसके बाद भगवती स्थान, उज्जैन, इस तरह से कई मंदिरें हैं जो यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर, दीघा राजेश्वर मंदिर, भवानीपुर, कोयलख, गोवासनी घर, जयदेव का जन्म, बाबा चंदेश्वर नाथ स्थान, शिलानाथ स्थान जैसे कई दार्शनिक स्थल हैं। आवागमन की बात करें तो बिहार में सड़क के माध्यम से भी और रेल मार्ग से हम लोग यहाँ पे और हवाई मार्ग से भी हम लोग यहाँ पे उतर सकते हैं। यहाँ से सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा दरभंगा में स्थित है। दरभंगा हवाई अड्डा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं। इंडियन स्पाइस जेट तथा इंडिगो की उड़ानें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और के लिए उपलब्ध हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो और मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।